Not every death or not every homicide will be a culpable homicide. For that matter, not every homicide is going to be unlawful also, right? Homicide means death of a person. ठीक है, अब homicide can be either lawful or unlawful, that we were also very clear about it, that wherever the homicide can be justified, it can be excused, it has been authorized by the law, then in that particular case it will be considered as a lawful homicide. Point number one. Point number two, what is unlawful homicide? Unlawful homicide comes into being wherever these three exceptions are not available. It has neither been excused nor been justified nor been authorized by the law. Under IPC, how many types of unlawful homicides have been provided? We had seen three. The first was culpable homicide, the second was not culpable homicide, and the third was your dowry death. ठीक है, in case of culpable homicide, we had seen that aggravated form of culpable homicide has been provided under murder. Limited form of culpable homicide is punishable as culpable homicide not amounting to murder. ठीक है, जब बात आती है नॉट कल्पेबल होमिसाइड की, नॉट कल्पेबल होमिसाइड इज डेथ बाय द नेगेटिव मेंस rea, दैट इज रेकलेसनेस. ठीक है, which has been provided under section 304A of the IPC. ठीक, और डाउरी डेथ तो अलग है ही है. ठीक, तो अब जो अनलॉफुल होमिसाइड है उसको अगर देखो तो कल्पेबल होमिसाइड और नॉन कल्पेबल होमिसाइड में हो गया. कल्पेबल का क्या मतलब हो गया? कल्पेबल का मतलब हो गया यू आर विलिंग, यू आर वॉलंटरली, यू आर culpable मतलब you are intending or knowing the consequences of the act, that is when the culpable idea. culpable मतलब आपने जानबूझ के कुछ किया. culpability is liability for which the blame can be put on you. ठीक है, so culpable homicide is blameworthiness, putting blame on the other person. Whenever a person can be blamed for causing the death knowingly or intentionally, then in that case the idea of culpable homicide will come into being. ठीक, अब यहां तक तो हमको चीज समझ में आ गई, एक्स ने वाई की डेथ कॉज करी, तो सबसे पहले हम ये देखना शुरू करेंगे क्या एक्स ने कोई ऐसा एक्ट किया, ठीक है, कि डेथ कॉज हुई है. अब फिर हम ये देखेंगे कि उसने वो एक्ट अनलॉफुली किया कि लॉफुली किया. अगर उसने वो लॉफुली किया तो सारी बातें ही खत्म है, इनसे कोई लेना देना नहीं है. ठीक है, एक्सेप्शंस लग जाएंगे. अगर उसने इसको अनलॉफुली करा तो डिड ही हैव द कल्पा, द इंटेंशन, द नॉलेज टू डू इट, that is whether it is culpable homicide or whether it is non. समझ में आ रही है बात? ठीक है, whether it is culpable homicide or whether it is non culpable homicide, ये देखेंगे हम. फिर अगर non culpable है तो फिर बाहर निकाल दिया, ये सब का कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें आ जाएगा 304A में पनिशमेंट मिल जाएगी. ठीक है, पर अगर culpable homicide है तो अब जब कल्पेबल होमिसाइड की बात उठती है तब हमको ये देखना शुरू करना है कि अब हमारे पास में क्या क्या चीजें इस सब के अंदर कवर हो रही है, पनिशमेंट कौन सा लग सकता है. ठीक है, अब इस केस में दिस एंटायर थिंग दैट यू हैव ऑनलाइन, इज दिस थिंग विजिबल टू एवरीवन? बोर्ड मैम विजिबल है बट विजिबल नहीं, मतलब वर्ड्स थोड़े से हम राइटिंग की वजह से. अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा है. दिख रहा है, ठीक है. पूरा दिख रहा है कि कुछ कट रहा है? मैम पूरा है. पूरा आ रहा है, ठीक है. अब व्हेन यू विल टॉक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन या डेवलपमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस की कैसे हम एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे? फर्स्ट स्टेज देखेंगे. ठीक है, फर्स्ट स्टेज में सबसे पहले क्या देखने को मिल रहा है? whether the accused has done anything by which he has caused the death of the victim. ठीक है, यानी कि एक्टस रियस, क्या अक्यूज पर्सन जिसको आपने अक्यूज किया है, क्या उसने कोई ऐसा एक्ट किया है जिसकी वजह से विक्टिम की डेथ हुई है? यानी कि जो अक्यूज का एक्ट है और जो विक्टिम की डेथ है, इन दोनों के बीच में कोई कॉजल रिलेशनशिप है या नहीं. ठीक है, मीन्स द एक्ट ऑफ द अक्यूज शुड हैव रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द विक्टिम, इट शुड नॉट हैव रिमोटली और वेरी एक सेकेंड. समझ में आया यहाँ तक?
सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि क्या अक्यूज ने वाकई ऐसा कुछ किया है विच हैज रिजल्टेड इनटू द डेथ। मतलब पहला क्या एस्टैब्लिश किया, भाई इसी ने मारा है, इसी ये था उस जगह पे, दिस पर्सन वाज प्रेजेंट एट दैट साइट। ऐसा नहीं है कि कोई बैठा है, भाई प्ली ऑफ एलिबाई क्या होता है, मैं तो यहाँ था ही नहीं ना, जिस दिन ये ऑफेंस हुआ मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, तो मैं कैसे कर सकता था। तो इंटेंशन तो सब बाद में आएगी, पहले तो आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा ना कि देयर हैज दिस पर्सन हैज एनी काइंड ऑफ नेक्सस विद द डेथ ओवर हियर। ठीक है, जब आप वो नेक्सस ड्रॉ करोगे उसके बाद में तो बाकी ऑफेंसेस पे आगे चलोगे कि भाई बाकी इंटेंशन है कि नहीं, कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है। सो द फर्स्ट स्टेप इज वेदर द अक्यूज्ड हैज डन एनीथिंग व्हिच हैज रिजल्टेड इनटू द डेथ ऑफ द विक्टिम। ठीक, अब यहां पर पहला पॉइंट तो क्या है कि एक्चुअल एक्ट उसका क्या है, और जो एक्चुअल एक्ट उसका है व्हाट इज द कॉजल रिलेशनशिप ऑफ दैट एक्ट विद द डेथ। पर सेक्शन 299 में दो एक्सप्लेनेशंस दिए गए हैं, 1 और 2। ठीक है, ये 1 और 2 इस एक्चुअल एक्ट के एम्बिट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा बड़ा इन द सेंस कि क्या कर देते हैं इस एक्ट के एम्बिट को, ये कहते हैं, पहला क्या कहता है, तो एक्सप्रेशन पढ़ो। क्या कह रहा है, क्या है, a person who causes bodily injury to another, ठीक है, who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity and thereby accelerates the death of the another shall be deemed to have caused his death। क्या मतलब हुआ, आपका ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड के लायक तो था, मतलब you had the action which has your action has resulted into the death of the accused। ठीक है, your matter will also fall under the three intentions which have three mens rea which has been provided in a culpable homicide। ठीक है, पर एक्चुअली हुआ क्या, आपके एक्शन ने जो शायद वो बच जाता बट फॉर हिज एक्चुअल स्टेट, इसको बोलते हैं एक्चुअल स्टेट। मतलब एक का क्या होता है, भाई आप नॉर्मल किसी हार्ड चीज पे मारोगे जल्दी नहीं टूटेगा, बट एग तुरंत टूट जाएगा, क्यों, क्योंकि उसका शेल बहुत पतला होता है। जब किसी चीज का शेल होता है तो उसका रीजन होता है उसको प्रोटेक्ट करना, अंदर के मटेरियल को प्रोटेक्ट करना, बट एक्चुअल के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है कि इट ब्रेक्स वेरी इजीली बिकॉज इट इज सो थिन एंड सो क्रस्टी। ठीक है, तो जब विक्टिम नॉर्मली विक्टिम स्ट्रॉन्ग होता तो शायद वो बच जाता, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट योर एक्ट इन ऑल केसेस अमाउंटेड इन ऑल बाय all means amounted to culpable homicide। ठीक है, but because of some kind of a disease, some kind of a disformity, some kind of a problem, उसकी जो डेथ है वो accelerate हो गई, it acted as a catalyst, his actual state, his disformed state, his disease, his, ठीक है, समझ में आया, his disease, his bodily infirmity or his disorder has somehow accelerated the process of death। Then also the person who has caused such an bodily injury, ठीक है, यहाँ bodily injury की बात हो रही है, whenever a person has caused the bodily injury which otherwise would have amounted to culpable homicide, यानी कि intention, knowledge और इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी प्रेजेंट है, इंटेंशन या नॉलेज प्रेजेंट है, और उसके साथ में एक एडिशनल फैक्टर और आ गया कि बिना जानकारी के उस पर्सन के अंदर कोई ऐसी डिसफॉर्मिटी थी, कुछ ऐसा डिसऑर्डर था या कुछ ऐसी डिजीज थी जिसकी वजह से उसकी डेथ एक्सेलरेट हो गई, तो भी जो अक्यूज्ड है ही विल बी लायबल ऑफ हैविंग रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द विक्टिम। यानी कि एक्चुअल स्टेट ऑफ द विक्टिम विल नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस कि अरे ये कोई इसकी जगह कोई हट्टा कट्टा आदमी होता तो शायद ही वुड हैव सर्वाइव्ड, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब आप अगर किसी के सर पे लकड़ी से मारो, हॉकी से मारो, ठीक है, आपको पता है जब आप किसी से हॉकी से मारोगे, सर पे मारोगे, तो देयर इज अ लाइक्लीहुड कि वो उसकी डेथ हो सकती है, लाइक्लीहुड तो है मारते टाइम, ठीक, तो ये ग्रीवियस हर्ट में तो नहीं जाएगा, देयर इज अ लाइक्लीहुड कि द पर्सन कैन डाई व्हेन यू हिट हिम लाइक दैट। ठीक है, but it so happened that that person was suffering with some kind of a problem in head से migraine or some kind of a problem which has ultimately augmented or resulted in the process of death। So can you say अरे इसको ये दिक्कत नहीं होती तो क्या हुआ, मैंने तो हॉकी से मारा था शायद वो बच भी जाता, नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। अगर आपका एक्शन
नॉर्मल कोर्स में सफिशिएंट है to result into the death of the person, it is something that you can bring under the ambit of 299. Then in that case, just because that person is under some kind of a problem because of which his death has accelerated, this excuse cannot be taken. समझ में आ गया? तो ये दूसरा एस्पेक्ट हो गया. एक्सप्लेनेशन 2 क्या कह रहा है देखो. क्या कह रहा है? इट इज नॉट नेसेसरी कि हर आदमी जिसको आप मार रहे हो उसके पास में अवेलेबिलिटी हो ऑफ द बेस्ट ऑफ द मेडिकल सर्विसेज. ठीक है, तो अगर किसी वजह से उसका ध्यान ठीक से नहीं रखा गया या उसकी बैंडेज ठीक से नहीं हुई या उसको प्रॉब्लम इवेंचुअली कोई और हो गई, ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि मेरे मारने के बाद तो शायद ये बच जाता, ये तो इसको सेप्टिस हो गया, इसको गैंग्रीन हो गया, ये जिसकी वजह से ये मर गया. नहीं, या इसकी बैंडेज ठीक से नहीं हुई तो इसमें उसका पस पड़ गया, इसकी वजह से ये मर गया. नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते हो. व्हाई? बिकॉज if you know the consequences of your act, then in that case you are liable for that particular act. It's a very simple rule. आपको पता है कि आप जो कर रहे हो उससे ये हो सकता है और वो हो गया, तो आप उसके लिए liable हो. सिंपल सा कंसेप्ट है. आपको क्या पता है उससे क्या हो सकता है, आपको पता है माने रीजनेबल मैन को पता है. ठीक है, एक रीजनेबली माइंडेड इंसान को पता है कि मेरे इस एक्शन से ऐसा हो सकता है और वैसा हो जाता है, चाहे उसके प्रिकर्सर्स कोई भी क्यों ना हो, चाहे उसके प्रिकर्सर्स विक्टिम की अपनी एक्शन स्टेट हो, चाहे उसका प्रिकर्सर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस हो, द अक्यूज्ड विल बी लायबल फॉर द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ हैविंग कॉज्ड द डेथ. ठीक है, तो ये तीनों एस्पेक्ट तो आपके एक्टस रियस में आ जाएंगे. समझ में आ गया? तो कोर्ट पहले ये देखेगा कि वेदर और नॉट द एक्ट ऑफ द अक्यूज्ड कैन बी डायरेक्टली लिंक्ड और कैन बी लिंक्ड बाय दीज सब लिंक्स. ठीक है, एक तो हो गया डायरेक्ट लिंकेज और ये हो गया थोड़े ब्रोकन चेन्स. ठीक है, बट कैन इट बी लिंक्ड थ्रू दीज सब लिंक्स और डायरेक्ट लिंक विद द डेथ ऑफ द विक्टिम. अब ये देख लिया. अब ये देखने के बाद दूसरी चीज हम क्या देखेंगे कि क्या इस मैटर को आप कल्पेबल होमिसाइड में ला सकते हो. क्या ये कल्पेबल है कि ये नॉन कल्पेबल है. ठीक है, आपने डेथ तो कॉज करी है, होमिसाइड तो किया है, होमिसाइड किया है आपने, वो इसमें एस्टैब्लिश हो गया. अब आपने जो होमिसाइड किया है वो कल्पेबल है कि वो नॉन कल्पेबल है, ये देखा जाएगा. कल्पेबल कैसे देखा जाएगा? with whether the act amounted to culpable homicide by looking into the intention and looking into the knowledge. When the intention of the accused and when the knowledge of the accused can be established, the matter will become a culpable homicide instead of just homicide. ठीक है, क्योंकि मेंसरिया प्ले आ गया. अब आपने 299 देख लिया, आपकी समझ में आ गया, हाँ कल्पेबल होमिसाइड तो है, इसका नॉट कल्पेबल नहीं है, इसकी इंटेंशन थी या नॉलेज थी मारने की सामने वाले को, तो ये कल्पेबल तो आ जाएगा. अब इसके आगे क्या देखोगे? भाई होमिसाइड हुआ कि नहीं देख लिया, होमिसाइड मेंसरिया के साथ में हुआ कि नहीं देख लिया. अब क्या देखोगे? मेंसरिया का लेवल. मेंसरिया का लेवल मर्डर का है कि नहीं. थर्ड स्टेप आपका ये होगा, whether the case can come under any of the clauses of section 300. क्या जो कल्पेबल होमिसाइड हुआ है वो इस लेवल का है, क्या वो जो आपके मर्डर के अंदर 4 क्लॉजेस दिए गए हैं, क्या उतनी ग्रेविटी है जिसके अंदर ये आ सकता है. समझ में आया? आपने यहां पर क्या एस्टैब्लिश किया 299 के अंदर? यहां आपने सिर्फ इतना एस्टैब्लिश किया कि ये होमिसाइड भी हुआ है और ये होमिसाइड विद सर्टेन इंटेंशन और नॉलेज हुआ है. बट क्या ये इंटेंशन और नॉलेज इतनी ग्रेविटी की थी कि ये मर्डर के लिए अमाउंट करेगी? आइदर यस और नो. अल्टीमेट रिजल्ट यही होगा, या तो हमारे पास जो मैटर है, हमारा जो केस है वो सेक्शन 300 के 4 क्लॉजेस में आएगा या नहीं आएगा. अगर वो 4 क्लॉजेस में नहीं आ रहा है, ठीक है, ग्रेविटी वो 4 क्लॉजेस की नहीं एस्टैब्लिश हो पा रही है, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? ऑफेंस विल बी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर एंड द पनिशमेंट विल बी अंडर सेक्शन 304. अब 3 जूम आउट कर दो. क्या हो रहा है? बोर्ड नहीं दिख रहा है नीचे का. बोर्ड नहीं दिख रहा है नीचे का. अब दिख रहा है? थोड़ा सा और नीचे दिखा? हाँ. ठीक है.
अब यही दो केसेस होंगे कि या तो मर्डर नहीं है या मर्डर है, वो ग्रेविटी है, नहीं है तो वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा। पर वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर जो होगा वो 304 के अंदर पनिशेबल होगा, वो 304 के पार्ट 1 के अंदर पनिशेबल होगा कि पार्ट 2 के अंदर पनिशेबल होगा, वो क्या चीज डिसाइड करेगी? सेक्शन 299 के क्लॉज 2 में आ रहा है कि क्लॉज 3 में आ रहा है। क्योंकि एक बात हमको समझ में आ गई है कि जहां इंटेंशन है वहां तो वो मर्डर में जा ही रहा है, उसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं हो रहे हैं, ठीक है। बट जहां इंटेंशन टू कॉज डेथ है वो मर्डर में जा रहा है, बट जहां इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी है या एक्ट इज लाइकली टू रिजल्ट इनटू डेथ है, वो दोनों केसेस में डिपेंडिंग अपॉन वेदर इट विल फॉल अंडर सेक्शन 299 क्लॉज 1 और 299 क्लॉज 2, द एक्ट विल become punishable under section 304 part 1 और part 2। समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? अब यहां पे तो क्या था कि मर्डर नहीं था, हम मर्डर को स्टैब्लिश नहीं कर पाए। जब हम मर्डर के स्पेशल रिक्वायरमेंट्स स्टैब्लिश नहीं कर पाए तो उसको हमने कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर डिक्लेयर कर दिया और वो इन दो पार्ट्स में से डिवाइड हो गया, किसी एक में चला जाएगा, ठीक है। पर अगर हमने ये स्टैब्लिश कर दिया कि नहीं, हाँ ये मैटर तो आ रहा है, सेक्शन 300 के 4 रिक्वायरमेंट्स में से किसी एक में ये फॉल कर रहा है, या तो इंटेंशन थी, डेथ कॉज करने की इंटेंशन प्रोसिक्यूशन ने स्टैब्लिश कर दी, या फिर इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी जो कि सफिशिएंट है इन ऑर्डिनरी कोर्स टू रिजल्ट इनटू द डेथ, और इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी which is in all likelihood going to result into the death of the person on whom it is inflicted, or an act which is of such a nature that it is so dangerous that it is on in all probability going to lead to death। अगर हमने इन चारों में से कोई भी पॉइंट प्रूफ कर दिया एज अ प्रोसिक्यूशन तो हमारा मैटर किस में चला गया? 300 में आ गया। अब वो 299 का मतलब नहीं रह गया हमको, अब 300 में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने कह दिया ये मर्डर है, ठीक है, क्योंकि हमने ये पॉइंट आपका प्रूफ कर दिया है। अब कोर्ट क्या देखेगी, क्या ये सेक्शन 300 में आया हुआ मैटर क्या सेक्शन 300 के ही किसी 5 एक्सेप्शंस में तो नहीं फॉल कर रहा है? अगर ये सेक्शन 300 के ही किसी 5 एक्सेप्शंस में से फॉल कर रहा होगा तो ये क्या हो जाएगा? वापस से चला जाएगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में, और हमेशा पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 304 पार्ट 2 एंड पार्ट 1 इंटेंशन वाले केस में, एक्ट एंडेंजरिंग और बॉडीली इंजरी वाले केस में पार्ट 2। बात समझ में आ गई सबको? कोई डाउट? ठीक है, सो दिस इज व्हाट द एंटायर प्रोसीजर फ्रॉम कल्पेबल होमिसाइड टू मर्डर एंड द डिफरेंस दैट यू विल फाइंड इन दिस। अब इसी में एक एक स्टेज पे केसेस बाहर निकलते चले जाते हैं। जब प्रूफ ऑफ एलिबाई दे दिया, मैं तो यहाँ प्रेजेंट ही नहीं था, मैं कैसे कर सकता हूँ, आई एम नॉट हियर ओनली, हाउ कुड हैव आई डन इट, पहले स्टेज पे बाहर हो गया। इंटेंशन की बात ही करने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि देयर कुड नॉट बी अ नेक्सस बिटवीन द एक्चुअल कमिशन ऑफ द ऑफेंस एंड द डेथ ऑफ द डिसीज्ड। पहला स्टेज निकल गया। दूसरे स्टेज पे आए कि क्या मेरी इंटेंशन मारने की थी या मेरे पास में नॉलेज थी कि मेरे इस एक्ट से डेथ हो सकती है। अब मैंने किसी के पैर पे डंडा मारा, मुझे तो नहीं पता था कि उससे डेथ हो सकती है, पैर से डंडा मारूंगा तो वो मर जाएगा, तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ, पर वो गिर गया, उसका सर किसी नुकीली चीज पे लग गया, वो मर गया, तो मैंने क्या चीज के लिए लायबिलिटी होनी है? टू 299 में क्या चीज देखनी है आपको? सेकेंड स्टेज जो आप 299 की हो उसमें आप एक्शन नहीं देख रहे हो डेथ का, उसमें आप क्या देख रहे हो? इंटेंशन और नॉलेज है कि नहीं। पैर पे डंडा मारने से कोई मर सकता है क्या? इसकी कोई नॉलेज किसी को हो सकती है? इंटेंशन तो डेफिनेटली नहीं है। तो मेरा कल्पेबल होमिसाइड में मैटर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। किस में चला जाएगा? 325 ग्रीवियस हर्ट। समझ में आई बात? अब मुझे पता है कि मैंने सर पे डंडा मारा है, तो मेरे पास नॉलेज तो लॉ ने इंप्यूट कर दी, कोर्ट ने देख लिया कि भाई नॉलेज तो है ही रीजनेबल मैन की, कि सर पे आप किसी नुकीली चीज से मारोगे, या किसी लो जैसे गजनी मूवी देखी तुम लोगों ने, वो सीन क्या है, वो ही टेक्स दैट आयरन रॉड, जब वो जितना रास्ते में आयरन रॉड लेके जा रहा है, क्या वो ये नहीं सोच पाएगा कि मैं आयरन रॉड से सर पे मारूंगा तो उसकी मर सकता है, सामने वाला मर सकता है ना, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर केस में नॉलेज तो लॉ ने इंप्यूट कर दी,
अब हम ये देखेंगे कि जो वेपन उसने यूज किया या जिस सीवियरिटी से उसने मारा, जितने ब्लोज उसने दिए, क्या ये सब चीजें मर्डर करने की, डेथ कॉज करने की इंटेंशन दिखाती हैं? ये दिखाती हैं कि ये इंजरी सफिशिएंट है टू कॉज डेथ, या उसको कोई ऐसी स्पेशल नॉलेज थी सामने वाले के बारे में कि इसकी डेथ हो सकती है, या इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ही उसका एक्ट इतना डेंजरस था कि इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो डेथ कॉज कर ही देता। अब उसने आयरन रॉड ली, आयरन रॉड से एक बार मारा सर पे, एक बार में लाइक्लीहुड है, बट 100% डेथ ही होगी ऐसा जरूरी नहीं है। बट वहीं आयरन रॉड से किसी को 20 बार मारा जाए, मारते रहो मारते रहो मारते रहो, तो क्या दर्शाएगा? समझ में आ रही है बात? तो अब उन चीजों को देख के ये देखा जाता है कि क्या सेक्शन 300 में मैटर आ रहा है। सेक्शन 300 में आ गया, देख लिया, चलो मर्डर तो हो गया, कर दिया। अब ये देखो कि क्या 5 के एक्सेप्शंस तो नहीं पड़ रहे, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो नहीं था, कि एक्सेप्शंस के भी एक्सेप्शंस तो नहीं आ रहे, वरना मैटर फिर मर्डर में चला जाएगा। भाई पब्लिक सर्वेंट आपको अरेस्ट करने आया, आपको गुस्सा आ गई, कैसे हाथ कैसे लगाया मेरे को, छुआ कैसे, आई एम फला फला दिस, ठीक है, उसको रेजिस्ट किया, उसकी वजह से उसने मारा, आपने मार दिया, क्या होगा? मर्डर होगा ना। तो ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन तो नहीं कहोगे ना उसको। आपको कोई रॉन्गफुली कन्फाइन करने की कोशिश कर रहा है, जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने आप को बचाना है, जिसकी वजह से आपने उसको मारा। अब रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट क्या होगा? डंडा मारोगे, हाथ पे मारोगे, पैर पे मारोगे, भागने की कोशिश करोगे, इतना मारा कि बेचारा मर गया, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? मर्डर तो नहीं होगा, आप अपने आप को बचा रहे थे, बट बचाने का भी एक लिमिट होती है, एक तरीका होता है, आप ऐसे ही नहीं बचा सकते हो कि अपने को बचाने के लिए आप दूसरे को मार डालो। तो लॉ ने क्या कहा, हम आपको मर्डर के लिए नहीं लायबल करेंगे, बट आप जानते थे कि आप उसको मार रहे हो, आपको ये भी पता था कि आप अपना राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सीड कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका राइट टू प्राइवेट डिफेंस टू कॉज डेथ केवल 2 केसेस में दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी के लिमिटेड केसेस है और प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिमिटेड केसेस है, रेप, डेथ, ये सब केसेस में दिया गया है। तो हर ऑफेंस अगेंस्ट द बॉडी कैन नॉट exercising private defense against every offense to body will not result into death. It cannot be. So if you have caused death, you have exceeded your right to private defense. In that case, you will not become liable for maybe, अभी वो मूवी आई थी लेटेस्ट एक और, उसमें दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन, तुम लोगों ने शायद बताया भी था, ये साउथ इंडियन मूवी आई थी इन विच ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द होटल एंड हिज डॉटर, प्राइवेट डिफेंस में मैंने तुम लोगों को बताया था, फ्रॉम अ बैंड ऑफ गून्स हु हैव कम। अब मान लो वो खाली पैसा लेके जाना चाह रहे हैं आपसे, आपने गन निकाली, धड़ धड़ धड़, मैं तो अपना आई वाज सेविंग माय मनी, नो यू कैन नॉट किल देम, राइट? सो योर राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जब हम पढ़ते हैं, हम ये तो पढ़ते हैं कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस किन केस में इट कैन लीड टू कॉजिंग ऑफ द डेथ, पर हम उस समय ये नहीं सोचते हैं कि व्हाट हैपेंस इफ द प्राइवेट डिफेंस हैज एक्सीडेड एंड हैज लेड टू द कॉजिंग ऑफ द डेथ। समझ में आ रही है बात? प्राइवेट डिफेंस 2 केसेस में होता है। प्राइवेट डिफेंस एक इस तरीके का होता है वेयर द कॉजिंग ऑफ द डेथ इज अलाउड बाय द लॉ। सेक्शन कौन सा सेक्शन है? क्यों सुन नहीं रहे थे? फिर तुम्हारा दिमाग नहीं है ना? नहीं, तुम्हारा मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ, मैं नोटिस कर रही हूँ, बोल नहीं रही हूँ, बुलवाओ मत मेरे से, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो, मेरे से मत डिस्टर्ब। हाँ, कौन सा सेक्शन है? बोलो मुंह खोल के, आता है तो, नहीं आता है तो बोलो नहीं आता है, आता है तो बोलो आता है। 100 है, 101 है, दोनों केस 100 कौन सा अगेंस्ट प्रॉपर्टी कौन सा है? 103। 100 हो गया आपका वीजा विद द बॉडी, 103 हो गया आपका वीजा विद द प्रॉपर्टी, ठीक है? तो केवल ये 2 प्रोविजंस हैं जो अलाउ करते हैं कॉजिंग ऑफ द डेथ इन द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एंड द प्रॉपर्टी रिस्पेक्टिवली, ठीक है? अब प्राइवेट डिफेंस 2 तरीके का हो गया, एक प्राइवेट डिफेंस हो गया जो आपको डेथ अलाउ कर रहा है, एक प्राइवेट डिफेंस हो गया जो आपको डेथ अलाउ नहीं कर रहा है। जो आपको डेथ अलाउ कर रहा है उसमें आप डेथ कॉज कर रहे हो तो यू आर कंप्लीटली एक्सोनरेटेड फ्रॉम एनी लायबिलिटी व्हाटसोएवर, ठीक है? बट वो एक्सरसाइज ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो आपको डेथ अलाउ नहीं कर रहा है, उस केस में 2 केसेस होंगे, या तो आप डेथ कॉज करोगे या आप डेथ कॉज नहीं करोगे। आपने डेथ कॉज नहीं करी तो आपने सामने वाले का जो भी असाइलेंट का जो भी हार्म किया वो पूरा एक्सक्यूजेबल है। आपने उसको ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, आपने उसको हर्ट कॉज किया, आपने उसको दरवाजे में बंद करके रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट किया, आप हर तरह की चीजों के लिए माफ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? पर अगर आपने ऐसे ऑफेंस के अगेंस्ट में प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए
डेथ कॉज कर दी जहां पे डेथ एक्सक्यूजेबल नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये मैटर चला जाएगा 300 के एक्सेप्शन में, एंड दैट विल गिव राइज टू एन ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। बात समझ में आ रही है, ये एक्सेप्शंस में आ जाएगा, ठीक है। ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हो गया, प्राइवेट डिफेंस जहां एक्सीड हो रहा है वो प्रोविजन हो गया, इसी तरीके के पार्ट्स और एक्सेप्शंस देखेंगे। बट यहां तक ये पूरी चीज समझ में आ गई, एक्टस रियस, मेंस rea of intention and knowledge, this will bring your action under the ambit of culpable homicide. If the prosecution fails to establish the intention and the knowledge itself to cause the death, ठीक है, इंटेंशन और नॉलेज यहाँ क्या चीज की है, कॉजेशन ऑफ द डेथ। अगर ये इंटेंशन और ये नॉलेज है, प्रोसिक्यूशन ने प्रूव करेगा तो ही आपका मैटर 299 में आएगा, अदरवाइज वो चला जाएगा 304A में, ग्रीवियस हर्ट में, एनीथिंग, दैट डजंट मैटर, ठीक है। फाइनली, whether the gravity of the intention and knowledge is such as to result into the murder, ठीक है, and the last step being whether the matter is falling under any of the exceptions that has been provided under the murder. अब इसको लिख लो, कहीं रफ में या कहीं अलग से नोट बना के लिख लो, because we are already writing the notes, so don't disturb the notes but write it. कोई तुमसे अगर पूछे कि 299 क्या है, व्हाट इज द ऑफेंस अंडर 299? पीयूष, कल्पेबल होमिसाइड, कल्पेबल नॉट होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, मर्डर बोथ ए एंड बी, क्या आंसर आना चाहिए? विजय, सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, सेक्शन 299 क्रिएट्स एन ऑफेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? A culpable homicide, B culpable homicide not amounting to murder, C murder, D both A and B. Very good. हाँ. Very good. Not amounting to murder नहीं होगा। बाकी सब क्या है? तुम लोग क्या मतलब, व्हाट इज द मैटर विद यू पीपल? हाँ, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाते हो, या बिना दिमाग लगाए जैसे यू सर्वाइव, हाउ डू यू सर्वाइव विदाउट एप्लीकेशन ऑफ बेसिक माइंड? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, हाउ डिफिकल्ट इज इट? विजय, 2 दिन से मैं तुमको ये चीज पढ़ा रही हूँ, तुमको बेसिक्स क्लियर नहीं है, बिल्कुल जीरो, नाड़ा। श्रेया, क्या बोला है मैंने, क्या क्वेश्चन था मेरा? क्या है तुम बताओ, ये कहां से तुम्हारा, ये किस में पनिशेबल होगा नहीं होगा? सेक्शन 299 सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड है, दैट्स इट। whether or not that action will be punishable as a murder or not amounting to murder, अगर not amounting to murder है तो 304 में जा रहा है, वो 299 में कैसे आ रहा है? 299 में तो वो स्टैब्लिश हो चुका कल्पेबल होमिसाइड। whether or not it is amounting to murder will be decided under 304 part 1 and 2, clause 1 and 2। 10 बार मैं ये चीज बोल चुकी हूँ, कल भी पढ़ाया तो भी ये चीज बोली। बोथ ए एंड बी कैसे हो गया तुम्हारा आंसर? फिर एक्सेप्शंस 300 में दिए हुए हैं। मैं जब ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो सब्जेक्टिव का डिस्क्रिप्शन क्यों आ रहा है? ऑब्जेक्टिव्स तुम लोग एक पॉइंट पे डिसाइड क्यों नहीं कर पाते हो? अगर प्री क्लियर नहीं करोगे तो मेंस घंटा तुम लोगों का क्लियर होगा। और ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था फर्स्ट क्लास का कि अंडर 299 यू आर ओनली एंड ओनली डीलिंग विद द टर्म कल्पेबल होमिसाइड। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर उसमें लिखा भी नहीं है। दिमाग खोल के पढ़ो, वरना मत आया करो क्लास में, अगर ऐसे दिमाग बंद करके पढ़ना है इतना ज्यादा तो। अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, मेरा भी कर रहे हो।
अब लास्ट क्लास में क्या लिखा था, कहां तक लिखा था? पूरा बताओ क्या लिखा था, हेडिंग क्या थी? कल्पेबल होमिसाइड लिखना शुरू नहीं किया था हमने, हेडिंग नहीं डाली है, केवल होमिसाइड वाली हेडिंग कंप्लीट करिए। ठीक, अब हेडिंग डालो कल्पेबल होमिसाइड, सेक्शन 299। इस टॉपिक इटसेल्फ की छोटी सी आउटलाइन बनाओ। मीनिंग ऑफ कल्पेबल होमिसाइड, मीनिंग ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। सेकेंड पॉइंट, असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड के दो सब पॉइंट्स बनाओ। एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ, इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग इवेंट। सेकेंड सब पॉइंट है इसका। एक्ट रिजल्टिंग इन डेथ लिखा होगा ना मेन पॉइंट, उसका पहला पॉइंट हो गया एक्ट ऑफ कॉजिंग डेथ, दूसरा हो गया इफेक्ट ऑफ इंटरवीनिंग इवेंट, तीसरा हो गया एक्चुअल स्टेट ऑफ द विक्टिम, एक्चुअल स्टेट ऑफ द विक्टिम। तीनों सब पॉइंट्स खत्म हो गए। अब सेकेंड पॉइंट लिखो एसेंशियल्स में, मेंटल एलिमेंट दैट इज मेंस रिया, मेंटल एलिमेंट दैट इज मेंस रिया। एंड लास्ट मेन पॉइंट, एसेंशियल्स खत्म हो गए, पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड। अब हेडिंग डालो मीनिंग ऑफ कल्पेबल होमिसाइड। IPC defines culpable homicide, simpliciter, SIMPLICITER, under section 299, which is also termed as manslaughter, which is also termed as manslaughter under English law. Homicide becomes culpable when a human being terminates the life of another in a blameworthy manner. Culpability depends upon the intention and the knowledge of the accused. First and second clause of section 299 refer to intention and third part refers to knowledge only. A man expects natural consequences of his acts. A man expects natural consequences of his acts.
Therefore, in law, he is presumed to intend them. Therefore, in performing some act, if a person, पहला सब पॉइंट लिखो, expects ब्रैकेट में लिखो intends death to be a consequence thereof, सेकेंड पॉइंट लिखो expects ब्रैकेट में लिखो intends a dangerous bodily injury likely to cause death to be a consequence thereof. Third, knows that death is likely consequence thereof. लास्ट में लिखो, इस पॉइंट्स में नहीं, अलग से लिखो, इसी से रिलेटेड है बट इसी का इफेक्ट है. इज हिज इंटेंशन इन द फर्स्ट टू केसेस and his knowledge in the third case make him liable for culpable homicide. In all these cases, there has to be सिंगल इनवर्ट कॉमास में लिखो a likelihood इनवर्ट कॉमास क्लोज करो as distinguished from mere सिंगल इनवर्ट कॉमास में लिखो पॉसिबिलिटी, mere possibility. अब देखो, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कल्पेबल होमिसाइड, नॉन कल्पेबल होमिसाइड और कल्पेबल होमिसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ठीक है, तीनों में तीन वर्ड्स का डिफरेंस है, पॉसिबिलिटी का, लाइक्लीहुड का और इन ऑल प्रोबेबिलिटी का. ये तीन वर्ड्स हैं और ये तीनों वर्ड्स तीनों केसेस में डिफरेंट डिफरेंट लाइबिलिटीज क्रिएट कर रहे हैं. कैसे कि जहां पर आप गाड़ी तेज चला रहे हो, ठीक है, मे भी खाली रोड है जिसपे आपने तेज गाड़ी चला दी, उस समय आपको एक पॉसिबिलिटी तो दिमाग में है ना कि शायद कोई सामने आ ही जाए एकदम से, लाइक्लीहुड नहीं है बट देयर इज अ मियर पॉसिबिलिटी दैट दिस मे हैपन, यू आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, घर में बैठे आप किसी को नहीं मार सकते हो, आप अगर चेयर पे बैठे हो तो क्या पॉसिबिलिटी भी है कि आप किसी को मार दोगे अपने दिमाग से? नहीं ना. तो अगर आप कोई ऐसा एक्शन कर रहे हो जिस एक्शन का पॉसिबल रिजल्ट है, मे बी रिमोटली सही बट एक पॉसिबल रिजल्ट है कि डेथ कॉज हो सकती है, वो नॉन कल्पेबल डेथ बाय नेग्लिजेंस में आ सकता है, मियर पॉसिबिलिटी. ठीक है, बट यहां पर क्या चाहिए, यहां मियर पॉसिबिलिटी से थोड़ा ज्यादा लेवल चाहिए. लाइकली है यानी कि थोड़ा, खाली एक छोटी सी प्रोबेबिलिटी नहीं है, एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, देयर इज अ लाइकलीहुड कि हाँ ये रिजल्ट हो सकता है, मे बी. ठीक है, तो मियर पॉसिबिलिटी से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है लाइकलीहुड, चांसेस. और इन ऑल प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, अदर देन द फैक्ट कि कोई और कॉज इंटरवीन कर जाए या कुछ और ऐसा हो जाए
इन ऑल लाइकलीहुड, इन ऑल द चांसेस डेथ तो होनी ही होनी है, ठीक है। तो ये मियर पॉसिबिलिटी कल्पेबल होमिसाइड के केस में 299 के अंदर ऑफेंस तब क्रिएट होता है जब जो इंटेंशन का लेवल होता है वो लाइकलीहुड के लेवल पे एस्टैब्लिश हो जाता है। जब यही इंटेंशन का लेवल मियर पॉसिबिलिटी से उठ के लाइकलीहुड बन जाता है तो वो ऑफेंस कल्पेबल होमिसाइड बन जाता है। और जब वही एक्शन लाइकलीहुड से उठ के इन ऑल प्रोबेबिलिटी बन जाता है तो वो मर्डर बन जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है दोनों के बीच, और कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम एक केस पढ़ेंगे। इन दिस केस व्हाट हैपेंड वाज दैट कुछ लड़के आए, उन्होंने लाठियों से, ठीक है, सबके पास में लाठी थी, ग्रुप के पास में लाठी थी, एक लड़के को बहुत पीटा, ठीक है, उसके हाथ पे मारा, उसके पैर पे मारा, एक किसी ने डंडा उसके सर पे मारा, एक डंडा किसी के चेस्ट पे मारा, हाथ पैर उसके लैसरेशंस हो गए, कट्स लग गए बुरी तरीके से, बहुत ब्लीडिंग हो गई उसको, ठीक है, और वो मर गया, ठीक है। अब इस केस में क्वेश्चन ये उठा कि क्या सेक्शन 299 का चार्ज बनना चाहिए कि सेक्शन 300 का बनना चाहिए। जब ऑटोप्सी की रिपोर्ट आई तो उसमें डॉक्टर ने लिखा कि कंबाइंड जो ये इंजरीज थी, उसको इतना मारना, ठीक है, इतनी बुरी तरीके से मारना, कंबाइंड जो इंजरीज थी, दे वर सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स, दिस बॉडीली इंजरीज कंबाइंड एज अ क्यूमुलेटिव इफेक्ट, दे वर सफिशिएंट टू कॉज द डेथ। बट इंडिविजुअली इनमें से कोई भी इंजरी इतनी गहरी नहीं थी कि वो मर्डर कॉज होता, ठीक है। लाइकलीहुड, जिसने हाथ पैर पे मारा उसने तो केवल हाथ पैर पे मारा था, जिसने सर पे मारा उसके लिए भी उसने सर पे मारा था, एकदम उस कल्पेबल होमिसाइड कर सकते थे। जिसने चेस्ट पे मारा उसका भी ग्रीवियस इंजरी हो सकता था, ठीक है, या ग्रीवियस हर्ट हो सकता था। जिसने हाथ पैर पे मारा उसका तो ग्रीवियस हर्ट ही होता, ठीक है। तो अब जस्टिस हिदायतुल्लाह ने प्रोसीड किया था इस केस में, उनके सामने मैटर ये उठा कि क्या ये 299 में होना चाहिए, इनका पनिशमेंट जो होना चाहिए वो 304 में जाना चाहिए, ठीक है, या इनका पनिशमेंट जो जाना चाहिए वो फॉर मर्डर 302 में जाना चाहिए, क्या होना चाहिए। एंड ही सेड दिस, ही सेड कि इंडिविजुअली these injuries are not sufficient to have resulted into the death of the victim, but combined they have resulted। तो कोर्ट ने कहा कि ठीक है, इंडिविजुअली हर कोई कह सकता है कि मैं तो हाथ पैर तोड़ने का इंटेंशन था मेरा, मैं तो मारने आया था, मैं डेथ कॉज करने नहीं आया था, बट द कंबाइंड इफेक्ट led to the death of the other person and the combined effect of the injury was sufficient in the ordinary course to lead to the death of the person. So all of them were held liable for what? 302 read with 34 common intention। समझ में आई बात। तो what is the ultimate impact? Whether or not it can be considered as sufficient, अगर मर्डर में आप ला सकते हो तो मर्डर में चला जाएगा, अगर आप नहीं ला सकते हो इंडिविजुअली देखोगे तो वो शायद ग्रीवियस हर्ट में छूट जाते, ठीक है। आगे लिखो, इसी में पॉइंट्स लिखो या नोट बना के लिख लो। पॉसिबिलिटी मीन्स अ थिंग मे हैपन, पॉसिबिलिटी मीन्स अ थिंग मे हैपन। Likelihood means chances are in favor of a thing happening. Are in favor of a thing happening. Probability means when the chances are strongly in favor of a thing happening. अब इसमें लिखो फॉर द नेक्स्ट लाइन से अलग चीज है, इतना ये कंटेंट ओवर हो गया, ठीक है। अब एक जनरल जो सेक्शन 304 में सॉरी 299 में रेड विद 304 में कैटेगराइजेशन है वो भी किस बेसिस पे है भाई, क्यों लिखा 304 में कि 304 का जो क्लॉज 1 है वो पनिश करेगा 299 के 1 और 2 को, और 3 पनिश करेगा 2 पनिश करेगा उसके 3rd को, क्यों?
सीधे सीधे लिख देते ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का ये पनिशमेंट है, वैसे तो नहीं किया, डिवाइड किया है। 299 क्लॉज 1 और 2 में जो पनिशमेंट्स आएंगे वो 304 क्लॉज 1 में जाएंगे, पार्ट 1 में जाएंगे, और 304 पार्ट 2 में वो जाएंगे जो 299 क्लॉज 3 में आएंगे। क्यों? ग्रेविटी की बेसिस पे कह सकते हो, कल्पेबिलिटी का जो कल्पेबल मर्डर होमिसाइड है उसकी डिग्रीज हो गई एक तरीके से ये, ठीक है, कि जब 299 क्लॉज 1 है तो सबसे ज्यादा डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री है वो, मेरा इंटेंशन ही सामने वाले की डेथ कॉज करने का था, तो जहां पे इंटेंशन ही है सामने वाले की डेथ कॉज करने का, वहां पे वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, फर्स्ट डिग्री बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड, विच इज इक्वल टू व्हाट, मर्डर, पनिशेबल अंडर सेक्शन 302. Then when is it coming punishable? When is it going to be punishable under 304? Shreya, when will it be punishable under 304? क्यों? ज्यादा मत करो, स्टे इन द क्लास, वरना ये ऐसा टॉपिक है जो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। क्या बताया था पीयूष? क्या क्वेश्चन है मेरा? क्या क्वेश्चन है मेरा? आनंद क्वेश्चन बताओ मेरा इसको। अभी भी समझाया, पिछली क्लास में भी समझाया था, आज भी 3 बार समझाया, कैसे समझ में आएगा ये बता दो मुझे। मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगी आईपीसी में, ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी में नहीं पढ़ाऊंगी, और मैं तब तक नहीं पढ़ाऊंगी जब तक मुझे ये चीज समझ में नहीं आ जाती है कि कहाँ तुम लोगों को समझ में नहीं आ रही है चीजें, क्यों नहीं आ रही है, और नहीं आती है तो क्यों नहीं पूछते हो, क्यों नहीं घर जाके रिवाइज करते हो। ये चीज मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई भी है, बेयर एक्ट में समझाई भी है, तुम लोगों को चार्ट भी दिखाया है, बोर्ड पे जो चार्ट बनाया था वो भी लिखवाया है। क्यों क्लास में 2 ही लोग हैं जिनके रिस्पॉन्सेज आते हैं, बाकी किसी के नहीं आते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों श्रेया? यू टेल मी, यू आर द न्यूएस्ट ओवर हियर, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गोइंग रॉन्ग, व्हाई एम आई नॉट गेटिंग द आंसर्स? 2 क्लासेस में how else am I supposed, इससे ज्यादा I cannot tone down this topic, believe me I can't. इससे ज्यादा सिंप्लीफाइड मैनर में, इससे ज्यादा चीजों को एक्सप्लेन करके, इससे ज्यादा डिवाइड करके मैं नहीं समझा सकती हूँ, मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है। एंड मुझे 100% ये विश्वास है कि मैं आज अगर तुम लोगों से एक भी टॉपिक पीछे का पूछ लूंगी, तुम लोगों को कुछ नहीं आता होगा, बिल्कुल जीरो हो गए। Well, you guys are not even least bothered कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड ये बात गांठ बांध के रख लो, जिस दिन 1 साल बाद ये नोट्स खोल के बैठोगे कुछ नहीं समझ में आएगा, एक अक्षर नहीं समझ में आएगा किसी को भी। जो आज लेक्चर में सुन रहे होगे क्लास में 2 दिन से, वही चीजें रिकॉल होंगी, जो नोट्स में पढ़ोगे वो कुछ नहीं समझ में आएंगी। और अगर तुम लोगों को लेक्चर समझ में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब सिंपल सा ये है कि ना तुम रिवाइज करना चाहते हो, और जब 1 साल बाद खोलोगे, 1 साल से पहले तुम में से कोई खोलने वाला है नहीं, मैं इतना मैं समझ चुकी हूँ तुम लोगों के साथ में। इतना लैक ऑफ एफर्ट तो मैंने अभी तक इस कोचिंग में किसी बच्चों के अंदर नहीं देखा जितना मैं अब देख रही हूँ।
मतलब है ही नहीं, एफर्ट करने की तुम लोगों को इच्छा ही नहीं है। जज ऐसे नहीं बनोगे यार, जज छोड़ो, तुम लॉ ऑफिसर की सिंपल सी लॉ पोस्ट भी नहीं मिलेगी, वकालत कर लो वही बहुत बड़ी बात है। एंड बहुत गंदी बैंड बजती है, लेट मी टेल यू दिस। For the last 2-3 days, I have been arguing before different courts, MSCT, High Court. Let me tell you, the opposing lawyers were literally crying क्योंकि जज उनकी गंदी हालत कर देते हैं। जिन जो नॉलेज हाई कोर्ट में तो बैंड बजे की कदम भी मत रखना, हाई कोर्ट में तो जो नॉलेज तुम लोगों का लेवल, हमारा भी नाम खराब करोगे, अपना तो मट्टिया प्ले करके आओगे ही आओगे सबके सब। कोई पूछेगा तो बोलना मत कि यहां से पढ़े हो फिर। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट लोगों के नहीं क्लियर होते हैं। तुम लोग आज मैं तुम लोगों से पूछती हूँ, ये बताओ जरा, चलो छोड़ो, एक लाइफ के इसका आंसर दो, तुम लोगों ने पढ़ा है, सबने पढ़ा है। आनंद तुम बताओगे इसका आंसर, तुम्हारा बहुत इधर मैं एक्टिव मूड देख रही हूँ चीजों में। चलो बोलो। एक केस आया है सामने, ठीक है, उसमें कंपनसेशन दिया जाना है, क्लेम एक्सीडेंट क्लेम है, ठीक है। उस एक्सीडेंट क्लेम में रूलिंग ये कहती है, मैं तुम्हें सब आंसर बता रही हूँ, उसमें तुमको आंसर बताना है, ठीक है। रूलिंग ये कह रही है कि जो सेकंड वाइफ है, शी इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू कंपनसेशन। हाँ, डिपेंडेंसी कैटेगरी में आती है, ठीक है। अब मुझे बताओ, हस्बैंड की पहली वाइफ मर चुकी है, सेकंड वाइफ ने जिसने शादी करी है उसका पहला हस्बैंड था और वो जिंदा है, उससे डिवोर्स लिए बिना उसने दूसरी शादी कर ली, दूसरा हस्बैंड मर गया, will she be able to claim the compensation? The rule says that a wife of a bigamous marriage is entitled to compensation. क्या आंसर मार्क करोगे? A, she is entitled, B, she is not entitled, C, I don't know. ये क्वेश्चन मैं अपने से नहीं बना रही, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके डीजेस में, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। आपको वो दे देंगे, असर्शन दे देंगे, रीजनिंग दे देंगे और आपको लॉ लगाना होगा, और वो कोई नहीं कर पाता है। वाई? Will she be dependent on the first husband or the second husband? What about the nature of the marriage? Void. Void होगी ना, तो फिर तो जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं है तो रीजनिंग क्या था मेरा? What was the reasoning? The wife of a bigamous marriage is allowed compensation. मैं लीगल डिपेंडेंस की यहाँ बात ही नहीं कर रही हूँ, छोड़ दो उस क्राइटेरिया को। असर्शन ये है कि सेकेंड वाइफ कंपनसेशन क्लेम कर रही है, रीजनिंग ये है दैट वाइफ ऑफ अ बाइगेमस मैरिज इज अलाउड असर्शन। बाइगेमस मैरिज क्या होता है? तो जब वाइफ ने सेकेंड मैरिज करी है तो वो कौन सी मैरिज है? क्या स्टेटमेंट बताया था? ये भी मैंने तुम लोग को बताया क्लास में, मुझे बताना याद है क्लास में। हस्बैंड करे बाइगेमी या वाइफ करे बाइगेमी, मैरिज का नेचर क्या है? बाइगेमस मैरिज है। असर्शन रीजनिंग क्या चीज है? वाइफ ऑफ अ बाइगेमस मैरिज इज अलाउड कंपनसेशन। तो वो बाइगेमी उसने कमिट करी हो या वो बाइगेमी हस्बैंड ने कमिट करी हो, मैरिज तो बाइगेमस ही है ना, देन शी शुड बी अलाउड कंपनसेशन। ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के कंफ्यूज करने वाले। प्लीज पढ़ो, तुम लोग नहीं पढ़ रहे हो। मैं तुम लोगों को क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ, टेस्ट नहीं ले रही हूँ, मैं सरप्राइज क्वेश्चंस देना शुरू कर दूंगी अगर मुझे यही
लेवल ऑफ डेडिकेशन दिखता रहा लोगों में। लिखो, फॉर द पर्पज ऑफ फिक्सिंग पनिशमेंट proportionate to the gravity, for the purpose of fixing punishment proportionate to the gravity of this generic offense, section 299 has recognized 3 degrees of culpable homicide. फर्स्ट पॉइंट लिखो, culpable homicide of first degree, culpable homicide of first degree is the gravest form of culpable homicide. Is the gravest form of culpable homicide. In this form, there is intention to cause death. It is provided under section 299 clause 1. Such form of culpable homicide is also termed as murder. It is defined in section 300 and punishable under section 302 with death or life imprisonment, to which fine may be added. When an act otherwise amounting to murder falls under exceptions 1 to 5 to section 300, it becomes punishable under section 304 part 1, under section 304 part 1 as culpable homicide not amounting to murder even if there was an intention to commit murder. The punishment prescribed for such homicide is imprisonment for life or imprisonment for a term up to 10 years comma, to either of which fine may be added.
सेकेंड पॉइंट लिखो, कल्पेबल होमिसाइड ऑफ सेकेंड डिग्री, culpable homicide of second degree. In this form, there is an intention to cause bodily injury likely to cause death. This is culpable homicide ये काट दो, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड काट दो, ये लाइन काट, दिस इज कल्पेबल होमिसाइड वाला फ्रेज काट दो बस. इट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 304 पार्ट 1 as culpable homicide not amounting to murder, as culpable homicide not amounting to murder. थर्ड पॉइंट लिखो, culpable homicide of third degree is defined in section 299 clause 3 where there is no intention to cause death or bodily injury but the act is done with the knowledge that it is likely to cause death. It is punishable under part 2 of section 304 and is punished with imprisonment up to 10 years or only fine or both. अब पढ़ो इसको, देखो तीनों का डिग्रीज पनिशमेंट से कैसे वेरी हो रही है ये समझो. अब हेडिंग डालो, एसेंशियल्स ऑफ कल्पेबल होमिसाइड. The following are the important elements. पहला पॉइंट लिखो, causing of death. दूसरा पॉइंट, by doing an act
तीसरा पॉइंट, हाइफन the act of causing death must be done. The act of causing death must be done. पहला पॉइंट लिखो, with the intention of causing death. Second point, with the intention of, पहला पॉइंट था with the intention of causing death. दूसरा पता ही तुम लोगों को, लिखो अपने आप क्या होना चाहिए हिमाद्री? पूरा स्टेटमेंट बोलो, with the good, with the intention of causing such bodily injury as is likely to cause death. तीसरा पॉइंट, with the knowledge that such act is likely to cause death. नेक्स्ट लाइन में लिखो, thus पॉइंट लाइन में लिखो अलग से, thus though an act may cause death, thus though an act may cause death, it will not amount to culpable homicide unless the above conditions are satisfied. इसमें इलस्ट्रेशन लिखो, a girl was alleged to be raped by two accused persons who thereafter inserted a stick into her private parts to destroy the evidence of rape and cook up a case of her falling from a wooden platform. But the girl eventually died of excessive bleeding from her vagina. It was found that the injury caused was not with the intention of causing death or bodily injury likely to cause death or knowledge that the bodily injury would entail to the death. The accused were convicted under sections 376
एंड 325 376 पता है सबको, रेप, 325 ग्रीवियस हर्ट, ठीक है, वॉलंटरी कॉजिंग ऑफ ग्रीवियस हर्ट, रेड विथ सेक्शन 34. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल लिख लो. द डिसीज्ड डाइड ऑफ अ हेड इंजरी, the deceased died of a head injury caused by a stick. The circumstances revealed that accused had no intention to cause death, but knowledge that inflicting such injury was likely to cause death could not be ruled out. इसका पनिशमेंट किस सेक्शन में मिलेगा? पढ़ो फैक्ट्स को. कितना पनिशमेंट मिलेगा इसको? Imprisonment up to 10 years or life imprisonment. उसकी इंटेंशन थी? कहाँ लिखा है यहाँ पे? पार्ट 2. गुड. तो अब क्या आंसर आप चेंज करने से क्या होगा? मतलब पार्ट 1 बोला ना, इंटेंशन इज पार्ट 1 बोला था ना इसने. बस गोला कर दे ना. अरे मैम गलती हो गई, पार्ट सी क्लॉज करना था, बी क्लॉज पे गोला कराए. लिखो. The accused was convicted under section 304 part 2 of IPC. चलो दूसरा रेस्ट्रिक्शन लिखो और इसको पढ़ के बताओ कि क्या होगा इसमें. A strikes his servant. A strikes his servant B with a small stick in order to punish him for not working properly. The blow ruptures B's enlarged spleen, of which A is not aware, causing B's death. हाँ, अब क्या होगा इसमें? Grievous hurt. Very good. फिर पढ़ो, पढ़ो आराम से पढ़ो, टाइम लगा के पढ़ो, जल्दीबाजी मत करो. हिमाद्री बोलो बोलो. 304 क्लास 2 में होगा.
एक्ट, नॉलेज है दैट एक्ट इज लाइकली टू कॉज डेथ है, क्या है फिर यहाँ पे? तो कहाँ लिखा है कि वो मर जाएगा तो ग्रीवियस हर्ट होगा? ग्रीवियस और हर्ट में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर इसमें 4 ऑप्शन दिए होते, हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, मर्डर, कल्पेबल नॉट होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तुम्हारा ग्रीवियस हर्ट आंसर तो 0 मिल गया होता ना। इसमें स्पेसिफिकली लिखा है कि उसने छोटी सी स्टिक से मारा उसको हल्के से, वो कहां से ग्रीवियस हर्ट है? ग्रीवियस हर्ट की कंडीशन है, या फिर फ्रॉम द सेंस ऑफ इट एनी अदर कॉज होना चाहिए which can be considered as a grievous hurt। वो हॉकी से नहीं मार रहा है, डंडे से नहीं मार रहा है, लाठी से नहीं मार रहा है, छोटी सी स्टिक से मार रहा है, तो उसको ग्रीवियस हर्ट कर दो। लिखो कौन से प्रोविजन में पनिशमेंट होगा, लिखो। A's intention was merely to inflict mild bodily injury and hence he could only be liable for causing simple hurt under section 321 of IPC for causing simple hurt under section 321 of IPC voluntary causing। क्या है 320, देखो चेक करो एक बार क्या है, 321 है कि 321 में डिफाइन करता है शायद, हर्ट करता है, ग्रीवियस हर्ट करता है, क्या करता है चेक करो। नहीं, हाँ पर लाइबिलिटी किस में है? 1 में ना, तो 321 रेड विथ कर दो, सेक्शन 321 रेड विथ सेक्शन 323 कर दो। डिफाइन तो ऑफेंस तो 321 में क्रिएट होगा ना, ठीक है। अब 299 के रेस्ट्रिक्शंस पढ़ो जो तुम्हारे बैराक में दिया हुआ। और आइडेंटिफाई करो कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री समझ में आ गया है सबको? उसके हिसाब से डिफरेंशिएट करो इलस्ट्रेशंस में कि कौन सा फर्स्ट डिग्री है, कौन सा सेकंड डिग्री है, कौन सा थर्ड डिग्री है। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट तो इंटेंशन है, ठीक है, तो ये फर्स्ट डिग्री हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्या है? सेकेंड और थर्ड डिग्री में से आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द नॉलेज एंड द इंटेंशन, ठीक है, गुड।
इंटेंशन ही मान के चलो इसमें, क्योंकि ही इंटेंडेड दी अदर, उसको पता था कि वो उसके पीछे है, ठीक है, तो वो सेकंड डिग्री वाले में आ जाएगा, जहां पे कि 304 पार्ट 1 में पनिशेबल हो रहा है ऑफेंस, ठीक है। थर्ड वाला है नहीं, बट वो आइडेंटिफाई क्या कर रहा है कि नेसेसिटी ऑफ द नॉलेज, कि अगर उसके पास में नॉलेज होती तो वो लायबल हो जाता, नॉलेज नहीं है तो वो किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं है। इंटेंशन तो नहीं ही है, वो गलत काम कर रहा है, बट ही मे बी लायबल फॉर अनदर एक्शन बट नॉट फॉर कल्पेबल होमिसाइड अंडर सेक्शन 299। समझ में आया? ये तीनों रेस्ट्रिक्शंस याद रहेंगे। अब एक्सप्लेनेशंस के रेस्ट्रिक्शंस पढ़ जाओ एक बार। कोई है? नहीं है? ठीक है, ठीक है। हाँ, उसको करेंगे क्यों? बताओ बताओ बताओ, दिक्कत क्या है बताओ। डेथ ऑफ अ चाइल्ड इन द मदर्स वूम, वो हमने मिसकैरेज में पढ़ा हुआ है, पढ़ेंगे उसको सारे ऑफेंसेस को, पोर्शंस को, ठीक है। बट इट मे अमाउंट टू कल्पेबल होमिसाइड टू कॉज डेथ ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ एनी पार्ट ऑफ दैट चाइल्ड हैज बीन ब्रॉट फोर्थ दो द चाइल्ड मे नॉट हैव ब्रीथ्ड और कंप्लीटली बॉर्न। as soon as the child is, मान लो द चाइल्ड हैज बीन, उसके पैर निकाल लिए गए, सिजेरियन में पैर निकाले या उसका थ्रू द वजाइना पैर निकल रहे हैं और उसमें पॉइजन लगा दिया गया, ठीक है, तो वो क्या अमाउंट करेगा? क्योंकि उसकी बॉडी का कोई पार्ट दुनिया में आ गया है, कोई भी पार्ट, चाहे वो पूरा ना आया हो, चाहे वो आया भी हो तो उसने भी अपनी सांस ना ली हो, वो रोया नहीं हो, उसके रोने के पहले ही गला घोट दिया, ठीक है, तो ये सब विल नॉट अमाउंट टू ऑफेंसेस अगेंस्ट द चाइल्ड जो दिए गए हैं मिसकैरेज वगैरह में, दे विल अमाउंट टू मर्डर, क्योंकि एज सून एज इवन अ सिंगल पार्ट ऑफ द चाइल्ड हैज कम, यहाँ पे ये जो एक्सेप्शन है या ये जो एक्सप्लेनेशन है ये आइडेंटिफाई कर रहा है द टर्म पर्सन को, क्योंकि जब आप मर्डर में पढ़ रहे हो या कल्पेबल होमिसाइड में पढ़ रहे हो, पर्सन कौन हुआ? हु इज द पर्सन ओवर है? व्हेन एनी पर्सन है तो पर्सन कौन है? नेचुरल लिविंग पर्सन, क्योंकि कंपनी का कल्पेबल होमिसाइड नहीं हो सकता, लीगल पर्सन का डेथ नहीं हो सकता, ठीक है। नेचुरल लिविंग पर्सन माने अ चाइल्ड इन अ वूम विल नॉट बी कंसिडर्ड, कौन कौन पर्सन नहीं कंसिडर होगा? आर्टिफिशियल पर्सन, लीगल पर्सन और a child in the mother's womb will not be considered as a victim under this particular provision, but a child who has been brought into the world or even a body part of the child has been brought into the world and then that child is killed, then it will be considered as a murder and not a child offense against the children that has been provided under a miscarriage। समझ में आया? ये है इसका, ठीक है। ये इसमें किसी में एड अप नहीं हो रहा है, इसको अलग से लिखा दूंगी, ठीक है। ऑनलाइन सबको समझ में आया? किसी को कोई पॉइंट जो नहीं समझ में आया हो? एनीबॉडी, एनी पॉइंट दैट इज नॉट क्लियर? इज दिस डिफरेंस क्लियर टू एवरीवन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर एंड द मूवमेंट ऑफ मर्डर? आप कल्पेबल होमिसाइड के मीनिंग समझ में आ गया, उसकी डिग्री समझ में आ गई, उसका एसेंशियल समझ में आ गए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। कल इन एसेंशियल्स को हम डिटेल में कर लेंगे, हमारा कल्पेबल होमिसाइड खत्म हो जाएगा, देन विल मूव ऑन टू मर्डर, विल अंडरस्टैंड द वेरियस फेसेट्स ऑफ मर्डर and in the last class which is dealing with this particular portion, क्योंकि offenses against body में मैं सबसे ज्यादा टाइम इस पोर्शन में लगाऊंगी और फिर रेप में लगेगा, बाद में बीच के जो पोर्शंस हैं उसमें हार्डली हर में एक किडनैपिंग एब्डक्शन में थोड़ा टाइम लगेगा, वो लंबा है, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, ये सब में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम फटाफट कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। सो जब तक ये पोर्शन चल रहा है, आई विल टेक अ फ्यू क्लासेस इन दिस एटलीस्ट नेक्स्ट वीक तक, ठीक है, बट you make sure that you are well and clear, properly clear with every point that is being taught to you over here, वरना इस पे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस और मेंस के क्वेश्चंस आते हैं, शायद ही कोई जुडिशरी होगी एक या दो जिसमें कल्पेबल होमिसाइड मर्डर पे कोई भी किसी भी फॉर्म में प्री और मेंस में क्वेश्चन नहीं आया है, शायद ही, तो किसी ना किसी जुडिशरी में तो चाहे प्री में चाहे मेंस में, इन ऑल लाइकलीहुड हर में, दोनों में, दोनों स्टेजेस में क्वेश्चंस आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। Please make sure that you're very clear on the concepts of this particular provision, otherwise it will become very confusing to answer the illustrations, to answer the questions that are there. Read the facts very clearly, understand what the facts are trying to tell you. इंटेंशन और नॉलेज तो ऑटोमेटिकली ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, इसमें उसकी ग्रेविटी इंक्रीज प्रूव हो रही है, एनहांस ग्रेविटी प्रूव हो रही है। भाई इंटेंशन टू कमिट
डेथ है अगर तो ऑलरेडी कल्पेबल होमिसाइड में भी है, वो मर्डर में भी चला जाएगा। इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी, मुझे तुम्हारे को चोट पहुंचाने की इंटेंशन थी, इस स्टेज पे वो प्रूव हो गया। अब ये जो चोट पहुंचाने की इंटेंशन थी वो लाइकली थी कि वो सफिशिएंट थी कि वो तुम्हारे लिए स्पेसिफिकली डेथ कॉज करने के लिए लाइकली थी, वो यहाँ पे डिसाइड होगा। बात समझ में आ रही है? भाई तुम यहाँ दोबारा एक्ट्रेस थोड़ी प्रूव कर रहे हो, एक्ट्रेस तो यहाँ ऑलरेडी है ना, वो तो साथ में चल रहा है। तो यहाँ जो तुमने प्रूव किया वो तो साथ में चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ, बट उसके साथ में एक एडिशनल चीज और प्रूव करनी होगी कि 300 की ग्रेविटी आ जाए। समझ में आ रही है बात? यहाँ तुमने एक्ट्रेस प्रूव किया, वो एक्ट्रेस यहाँ पे हो गया, चिपक गया साथ में। अब नेक्स्ट स्टेज पे आ जाओ, यहाँ तुमने नई चीज क्या देखी, इंटेंशन और नॉलेज। तो अब यहाँ तीसरे स्टेप पे क्या आएगा, एक्ट्रेस प्लस इंटेंशन और नॉलेज प्लस द एनहांस्ड ग्रेविटी ऑफ सच इंटेंशन और नॉलेज माइनस द एक्सेप्शंस। इक्वेशन समझ में आ गई? बस यही है, ये डिसाइड करेगा कल्पेबल होमिसाइड है कि मर्डर है। ठीक है, इसको याद कर लो, और कोई डाउट्स हो we'll continue with this. ठीक है, in the next class you'll have at 5:40. मैम जो मैनस्लॉटर है मैम, ये क्या इक्विवेलेंट टू कल्पेबल सेम होमिसाइड सेम है? सेम सेम कि मैम इक्विवेलेंट टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो कल्पेबल होमिसाइड तो वो है ही ना, कल्पेबल मर्डर 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 है इंग्लिश लॉ में भी। जहां पे वो मर्डर नहीं बन पा रहा है वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर बन रहा है, पनिशेबल हो रहा है केवल। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर टेक्निकली कोई ऑफेंस नहीं है। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कल्पेबल होमिसाइड का एक रिड्यूस्ड पनिशेबल फॉर्म है, तुम जिसे कह सकते हो, जिसका पनिशमेंट कम है, वो कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर है। ठीक है, उसको मैनस्लॉटर बोलते हैं इंग्लिश लॉ में। जब पनिशमेंट मैनस्लॉटर के लिए दिया जा रहा है, मतलब आप मर्डर के लिए नहीं पनिश कर सकते हो, बट मरा तो है सामने वाला, और कल्पेबली मरा है, इंटेंशनली या नोइंगली मरा है, तो वो उसके लिए हो जाएगा। इंग्लिश लॉ मतलब सेम कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सेम है, मर्डर फिर वापस से मैनस्लॉटर बन जाता है। बिल्कुल सेम है दोनों, वो एकदम ये एज इट इज जैसा ये है वैसे ही इंग्लिश लॉ में भी दिया हुआ है, सेम चीज। ओके, ठीक है।